आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीव के बाद खेरसोन में बड़े हमले का दावा सामने आया है। तस्वीरों में दिखा कि यूक्रेन के खेरसोन पर हुए मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतों में आग लग गई। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। बताया गया कि खेरसोन में हुई मिसाइल अटैक से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 10 लोग जख्मी हो चुके हैं। इस हमले में यूक्रेन में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। खेरसोन वो शहर है जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से मुक्त करवाया था। यूक्रेन पर गिरा खूनी बारूद। खेरसोन का बदला लेंगे पुतिन। यूक्रेन को बारूद में बदलने की तैयारी। पुतिन शांत नहीं रहने वाले। वो जंग को एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। वो खेरसोन में मिली हार से गुस्से में है। यही वजह है कि वो यूक्रेन के हर शहर को बारूद बनाने पर आमादा है। खेरसोन में मिली हार के बाद ऐसा लग रहा है कि पुतिन की सेना सदमे में चली गई। ऐसा लगा कि पुतिन की सेना युद्ध में हार मान लेगी, लेकिन रूस की सेना ने पहले कीव पर कई मिसाइल दागकर शहर को बर्बाद कर दिया। दूसरा बड़ा हमला खेरसोन में किया। युद्ध के मैदान से आए ताजा वीडियो को देखकर ऐसा लगा नहीं कि खेरसोन की जंग अभी खत्म हो गई है। खेरसोन से आए वीडियो में बेतहाशा तबाही की तस्वीरें दिखी। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी दिखी। अंधेरे में लोग इधर से उधर भागते दिखे। सड़कों पर खून के निशान दिखे। सड़क पर मिसाइल हमलों से बर्बाद गाड़ियां दिखी। दावा किया गया कि रूस ने खेरसोन को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हो गई। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, इसमें इमारतों में आग लगी दिखी। खेरसोन में रूस की सेना अब तक आमने सामने की जंग लड़ रही थी, लेकिन यूक्रेन ने जल्दी ही इस इलाके को रूस से आजाद करा लिया। यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार के बाद रूस की सेना को खेरसोन खाली करना पड़ा। खेरसोन में रूस की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पुतिन इस हार से बौखला गए, जिसका नतीजा है कि अब यूक्रेन पर रूस की सेना ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रही है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन की सेना इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती है, क्योंकि 9 महीने से चल रही जंग में रूस युद्ध को किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा पाया है। दूसरी वजह यह भी है कि यूक्रेन में अब कड़ाके की ठंड आने वाली है, जिसमें युद्ध लड़ना यूक्रेन और रूस दोनों सेनाओं के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि रूस ठंड से पहले अपने हमलों को बढ़ा रहा है, ताकि यूक्रेन को इतना तबाह कर दे कि उन्हें संभलने का भी मौका ना मिले। कीव पर पुतिन का गुस्सा ऐसे ही नहीं उतरा। ज़ेलेंस्की बार-बार दुनिया को बता रहे थे कि पुतिन का बारूद खत्म हो चुका है, और ऐसे में पुतिन ने उनकी राजधानी पर कयामत बरसा दी है। लेकिन पुतिन को ये ताकत मिली कहां से? आपको पुतिन की बहुत ही खुफिया तहखाने में ले चलते हैं। वीडियो ऐसा है कि इसे देखकर ज़ेलेंस्की से लेकर जो बाइडेन तक घबरा जाएंगे। पुतिन का तहखाना।
पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा और वहां से आया है ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला वीडियो। ये है कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। टीवी गाइडेड बम जिसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपने हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। यहाँ पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को भेजा, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटेजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक, रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने जो मांगा है, पुतिन को वो मिला है और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड में काम चल रहा है। पुतिन यहाँ जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहाँ हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से हथियार तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये ऐसी डिटेल है जिस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो पुतिन का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े। पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार थमे। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में है। खेरसोन में रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। युद्ध के मैदान से नया वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन की सेना रूस के ठिकानों पर पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से रूस के ठिकानों पर हमला किया, जिसने रूस के ठिकानों को हिट किया है। ये वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से रूस के ठिकानों पर अब यूक्रेन की सेना ताबड़तोड़ हमले करती थी। रूस इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र में है। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक अब एक ऑर्डर की तरह माना भी जा रहा है। पुतिन का ऑर्डर ये है कि सैनिकों को जिस भी हथियार की जरूरत हो उसे तुरंत सप्लाई किया जाए। पुतिन दिन रात अपनी हर फैक्ट्री की खबर लेते हैं।
और इसलिए उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव को एक ऐसी फैक्ट्री में भेजा जहां रूस के हथियार बनाए जा रहे हैं। इससे पहले वो मेदवेदेव को टैंक वाली फैक्ट्री में भी भेज चुके हैं जहां T-90 टैंक का प्रोडक्शन तेज करने का ऑर्डर दिया गया है। यूक्रेन के युद्ध को 9 महीने हो चुके हैं। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ज़ेलेंस्की के दावे और रूस के तबाह हुए हथियारों की फहरिस्त आगे दिखाएंगे। इससे पहले एक बार फिर बता दें कि आंकड़ा ज़ेलेंस्की ने दिया है और रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुतिन को होने वाले नुकसान का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए, जब ज़ेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल ने पुतिन के एक फाइटर जेट को मार गिराया। पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। ये जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुआ है उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट्स भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस के अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठा है। पुतिन को पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये चर्चा हो रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा। पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हर बारीक रिपोर्ट दी जा रही है और इस पर पुतिन का फीडबैक अब एक ऑर्डर की तरह माना जा रहा है। पुतिन के रक्षा मंत्री और उनके ऑर्डर को शब्द ब शब्द लागू करने वाले सर्गेई शोइगु ने रूस के सभी कमांडर्स की मीटिंग दी और स्क्रीन पर बड़े बड़े हथियारों को दिखाकर अपने सभी जनरल से रिपोर्ट मांगी। रूस से इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर भी बहुत फिक्र में है और वो इस मीटिंग में साफ नजर आई। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской атомной станции. Зная о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, а также готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО, недавно президент Украины призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России. इन तमाम खतरों के बीच पुतिन का दावा है कि ऐसे सभी कामनाएं नाकाम साबित होंगी और रूस का हथियारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपेसिटी से भरा रहेगा। पुतिन का कहना है कि फौज को जो पसंद है, फौज जिस हथियार से बेहतर तरीके से लड़ सकती है, उसे वही सप्लाई किया जाए। ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के हर हिटमैन को ठिकाने लगाने में बिजी हैं। उनका दावा है कि पुतिन के हर हिटमैन का जवाब उनके पास मौजूद है। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई की गई एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबे दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझौता ना करें। Касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. पुतिन के सामने चैलेंज छोटे हथियार तो हैं ही।
रूस को तो नेटो से भी मुकाबला करना है और इसके लिए उसकी तैयारी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। यही वजह है कि पुतिन को अब नई और आधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च करनी पड़ रही है। ये रूस का सोयूज रॉकेट है जिससे वो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई जो उसे यूक्रेन युद्ध में कई गुना फायदा पहुंचाएगी। इसका पुतिन को पूरा यकीन है। हालांकि मौजूदा चुनौती लगातार ड्रोन सप्लाई की भी है और ज़ेलेंस्की भी समझ गए हैं कि रूस के पास अपने ड्रोन कम पड़ गए, तभी उन्होंने ईरान का रुख किया। Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के हर हिटमैन को ठिकाने लगाने में बिजी हैं। उनका दावा है कि पुतिन के हर हिटमैन का जवाब उनके पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर जेट। यूक्रेन को मिले नए एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका में बनाए गए NASAMS मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रूस यूक्रेन युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कई मोर्चों पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की की सेना के आगे कमजोर दिख रही है, जिसको लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा भी किया है। जो बाइडेन को डर है कि जंग में हार दिखाई पड़ने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की मौत भी होगी। तो यहाँ पर जो बाइडेन का डर सामने आया है, यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका जाहिर कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। केमिकल अटैक हो सकता है, ये आशंका यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जाहिर की गई है क्योंकि जितने भी हथियारों का इस्तेमाल पुतिन की सेना करती हुई नजर आ रही थी, उसका पुरजोर तरीके से जो काउंटर अटैक यहाँ पर यूक्रेन की सेना कर रही है। ऐसे में अब ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि न्यूक्लियर वेपन का बहुत जल्द इस्तेमाल कर ले रूस, ये आशंका अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका इसको लेकर के डरा हुआ है, यूक्रेन भी, क्योंकि यूक्रेन भी ये दावा बार बार कर चुका है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी यही बात दोहराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली के रोहिणी में FSL दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये वही दफ्तर है जहां पर अब से कुछ वक्त के बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला को लाया जाएगा और वो खुद सारा सच उगलेगा, वो बातें बताएगा जो अभी तक उसने छुपा कर रखी है या गलत बयानी करके पुलिस को गुमराह करने की अब तक उसने कोशिश की है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट आज तीसरे दिन एक बार फिर से तीसरे सेशन में आज किया जाने वाला है आफ्ताब अमीन पूनावाला का। इसके पहले 2 दिन और पुलिस यहाँ लेकर आई थी आफ्ताब को। एक तो कल लेकर आई थी जब ये बताया गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसे बुखार आ गया है, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। तो तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद उसे रोक दिया गया था। मंगलवार को भी आप कह सकते हैं कि वो जो प्रारंभिक सेशन होता है उसके लिए यही आफ्ताब को लेकर पुलिस आई थी। तो आफ्ताब के जो बयान है वो तो दर्ज किए जा ही रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट आफ्ताब का किया जा ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ श्रद्धा के दोस्तों का जो बयान है वो भी दर्ज किया जा रहा है। बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो आपको बता दूं,
श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि श्रद्धा और आफ्ताब के दो दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और दोनों ही दोस्तों ने सीआरपीसी 164 के तहत बयान जो दर्ज करवाए उसमें ये बताया कि श्रद्धा को आफ्ताब पीटा करता था, मारा करता था और जान का खतरा श्रद्धा को पहले भी आफ्ताब से था। ये बातें खुद उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। तो एक तरफ तो आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बयानों को दर्ज किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आफ्ताब और श्रद्धा के जो दोस्त हैं उनकी बातें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, जो दो दोस्तों ने बयान दर्ज कराए हैं अपने, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं अंदेशा ये पहले से था, श्रद्धा की जान को खतरा था। क्या जानकारी इस बाबत? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार अपनी तफ्तीश जो है वो बढ़ा रही है। कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस की तफ्तीश के दायरे में आते हैं और उसी में ये दो दोस्त भी थे जिनके पुलिस ने बयान दर्ज कराए हैं। बेंगलोर में भी एक जो दोस्त है उसका पता चला है श्रद्धा का, जिससे पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ये दोनों दोस्तों ने बताया है कि किस तरह से श्रद्धा के साथ आफ्ताब जो है मारपीट करता था। इसके अलावा जो जबड़े का हिस्सा मिला है उसके अंदर कुछ बाल मिले हैं, जो बाल ये दर्शाते हैं कि वो बाल किसी महिला या लड़की के हैं। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL भेजा गया। CBI की रिपोर्ट आने में हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा। घर से भी कई बायोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जिसमें नाखून और कुछ हेयर जो हैं वो पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बरामद किए हैं। और इस मामले में कल ही दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया था कि एक से ज़्यादा हत्या में जो इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं वो एक से ज़्यादा थे और उनकी तलाश के लिए लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर लगातार जारी है। बिल्कुल, तो जिस घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया, हम इस वक्त उसी घर के बाहर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि यही वो घर है जिसकी तीसरी मंजिल पर आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और उसे टुकड़ों में काटकर बाकायदा फ्रिज खरीदकर उसके अंदर शरीर के टुकड़े रख दिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया के पास श्रद्धा के मर्डर और उसके टुकड़े किए गए इस घर का, जिसकी इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, उसका नक्शा मौजूद है। और आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक जांच में यह सामने आया है कि 10x12 का जो कमरा था जहां पर आफ्ताब ने इस मर्डर को अंजाम दिया, उसके बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। पूरे दिन वो टुकड़े करता रहा, नशा करता रहा, बीच में थक जाता था तो वो रुकता भी था और दोबारा से शव को काटने में वो जुट जाता था। शव के टुकड़े उसने पूरे दिन लगाकर किए, 10 से 12 घंटे का उसे इसमें वक्त लगा और इतने शातिर तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया कि पुलिस जब इस घर में जांच के लिए आई तो पुलिस के हाथ सबूत के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं लगा। खून के कुछ धब्बे जरूर मिले हैं, कुछ हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि उन हथियारों का इस्तेमाल इस कत्ल की वारदात में किया गया कि नहीं, ये सब अभी जांच की प्रक्रिया में सामने आने वाला है। लेकिन यही वो घर है जहां पर आपको बता दें कि श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन में रहा करते थे और उसके बाद गुस्से में आफ्ताब कह रहा है कि मैंने कत्ल कर दिया और ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। गुस्से में श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और जब हत्या कर दी तो उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले उसके टुकड़े काटे गए। फिर यहां से कुछ दूरी पर जहां पर मेहरौली का जंगल है वहां पर 18 दिनों तक वो हर रात जाकर शव के टुकड़ों को फेंका करता था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पचास गज का मकान, 20 टुकड़े। बेरहमी की गवाही देगा घर का कोना कोना। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए श्रद्धा आफ्ताब का घर। इसी घर में छिपा है हत्या का राज। आफ्ताब ने जिस घर में श्रद्धा की बेरहमी से हत्या की, उस घर के अंदर छिपा है हत्याकांड वाली रात का राज। फ्लैट में हो चुकी है कई राउंड जंप। लगातार पड़ताल कर रही FSL की टीम। ये उस फ्लैट का पूरा नक्शा है जहां श्रद्धा और आफ्ताब साथ रहा करते थे और 18 मई की रात को आफ्ताब ने बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर दी थी। पचास गज में बना ये फ्लैट श्रद्धा के लिए कब्रगाह बन गया। इसमें 10x12 का ये वो बिस्तर
जिस पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रद्धा के शव को 4x6 के वॉशरूम में जाकर छिपा दिया था और वहीं श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। आफताब के घर के अंदर मौजूद करीबन 6 फीट के जिस बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा का गला दबा के हत्या की थी, उस बिस्तर पर भी घंटों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी साइंटिफिक टेस्ट करते रहे, लेकिन हैरानी की बात कि उस बिस्तर पर भी कातिल आफताब ने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि फॉरेंसिक टीम को न तो बिस्तर से कोई सबूत मिले और न ही वॉशरूम से कोई खास सबूत बरामद हुआ था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हैवानियत करने के बाद आफताब ने घर में 3x6 के मैट्रिक्स पर बैठकर काफी देर तक नशा किया था और फिर 2x10 एरिया में बनी बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहा और नशा करता रहा। यही नहीं, जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को 10x4 में बने किचन में सिर्फ एक खून का कतरा मिला था। किचन के पास ही फ्रिज रखा हुआ था जिसमें आफताब ने पॉलिथीन में पैक करके श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फॉरेंसिक टीम को फ्रिज से भी कोई सबूत बरामद नहीं हुआ। एक शव और 18 से 20 टुकड़े। 100 घंटे तक घर में FSL की पड़ताल। FSL के हाथ लगे महज 2 सबूत। फ्लैट के नक्शे में किचन के बराबर फ्रिज रखा दिख रहा है। इसी फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, लेकिन फ्रिज से फॉरेंसिक टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। वहीं जो बिस्तर दिख रहा है, इसी बिस्तर पर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन उस बिस्तर पर आफताब ने एक सबूत नहीं छोड़ा था। यही नहीं, जिस वॉशरूम के अंदर आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, वहां भी फॉरेंसिक टीम ने काफी देर तक सबूत ढूंढने की कोशिश की और बेंजीन टेस्ट किया था। इस दौरान वॉशरूम की टाइल्स में खून का कतरा ही मिला, जिसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो खून किसका है। कातिल आफताब के घर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी करीबन 4 घंटे तक मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने करीबन 100 से ज्यादा टेस्ट किए, लेकिन कातिल आफताब ने इतनी चालाकी से घर का हर कोना कोना साफ कर दिया था कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के तेज तर्रार और होनहार अफसर भी मौकाए वारदात यानी क्राइम सीन को देखकर हैरान। और को कुछ बायोलॉजिकल सबूत जरूर मिले हैं जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करना शायद आसान हो। ये बायोलॉजिकल सबूतों में घर से मिले नाखून और बाल भी शामिल हैं। इन सबूतों के साथ साथ अभी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, जिसमें श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों के साथ साथ वारदात के वक्त जो कपड़े श्रद्धा और आफताब ने पहने थे, वो कपड़े पुलिस को नहीं मिले हैं। अब आपको आफताब का वो फ्लैट दिखाते हैं जहां वो रहता था। फ्लैट नंबर 93D, जहां आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। ये फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है, अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, तो हम आपको दिखाएंगे कि ये फ्लैट कैसा दिखता है और ये पीछे हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आफताब का घर जहां से ये पूरा का पूरा लेआउट है, दरअसल ये 1 BHK फ्लैट है जिसमें ये एंट्रेंस है और जहां पर ये खून के धब्बे, क्योंकि ये मेन गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। बालकनी जो है इसकी वो 2x10 की है। ऋतिका आगे बताएंगी। बिल्कुल, आप देखिए बालकनी का जिक्र किया जसप्रीत ने, यहीं से एंट्री होती है और जैसे ही आप एंटर करते हैं वहां पर आप देखिए वॉशिंग मशीन सामने दिखाई दे रही है, सामने किचन है और इसके साथ ही एक टेबल भी आपको नजर आ रही है, यानी कि हो सकता है कि अपना बेड है, ये टेबल नहीं है, ये बेड है। और ये देखिए ये ही बेडरूम है जहां पर श्रद्धा और आफताब एक साथ रहा करते थे, लेकिन कैसे बेडरूम में उसने गला घोटकर श्रद्धा की हत्या कर दी, फिर उसके शव के टुकड़े यहां पर किए गए सीधे तौर पर बाथरूम में। बिल्कुल, तो ये अगर हम वॉशरूम की बात करें, ऋतिका ने बेडरूम की बात की, वॉशरूम जो है वो 4x6 का था और जानकारी ये मिली है कि इसी वॉशरूम का इस्तेमाल किया उसने श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए। गद्दा 3x6 का है और ये पूरा लेआउट हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पूरे घर का इंटीरियर कैसा था। बिल्कुल, और किचन की बात की जाए तो 10x4 की ये किचन थी, इसके साथ ही अलमारी भी आप देख सकते हैं, यही वो अलमारी है जिसमें वो अपना सामान रखा करता था और इसके साथ ही फ्रिज भी मौजूद है, क्योंकि
इस हत्या को अंजाम देने के बाद बकायदा वो दुकान के अंदर गया था, फ्रिज खरीदा था और इसी फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा था एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन में। और जब उसकी महिला दोस्त इस फ्लैट में आती थी उससे मिलने के लिए, तो इन टुकड़ों को वो अलमीरा में शिफ्ट कर देता था, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि बहुत ही शातिराना तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। किसी तरीके का कोई खौफ, डर उसके चेहरे पर नजर नहीं आया। बिल्कुल, तो ये वॉशिंग मशीन भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसका इस्तेमाल वहां पर उसने किया है, क्योंकि बहुत ही एक तरीके से कहें कि इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं था, डर नहीं था। और चलते हैं मेरे सहयोगी आनंद के पास जो हमारे साथ इस खबर पर लाइव मौजूद है। आनंद, आपने उस घर का मुआयना किया है और किस तरीके से घर का इंटीरियर था, लेकिन काफी हद तक उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, न्यूज़ 18 इंडिया ये एक्सक्लूसिव मैप दिखा रहा है। और कल हमने दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के उन अधिकारियों से बात की। उनका कहना था कि उन्होंने अपने करियर में इस तरह का क्राइम सीन यानी कि इस तरह का मौका वारदात पहले कभी नहीं देखा था, जहां पर करीबन 100 बार अलग अलग टेस्ट जो है वो करना पड़ा एक ही जगह पे और कहीं पर भी उन्हें कोई साक्ष्य और सबूत नहीं मिले। जिस बिस्तर पर श्रद्धा का कत्ल किया गया, 6 फीट का जो बेडरूम के अंदर था, जो नक्शे में हम दिखा रहे हैं, उस पर पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला। एफएसएल ने घंटों उस बिस्तर की फॉरेंसिक जांच की, कई उस पे केमिकल डाल के उस पे चेक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां पर पुलिस जो है वो सबूत नहीं जुटा पाई। वॉशरूम से जरूर पुलिस को एक कतरा खून का जरूर मिला है और एक किचन से, लेकिन पुलिस के लिए और फोरेंसिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उस खून के कतरे से पता लग पाना कि क्या वो वाकई खून श्रद्धा का है या वो आफ्ताब का है या वो किसी जानवर का है। तो इस घर का कोना कोना न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है और इस घर के अंदर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। और ऐसे में इस पूरे हत्याकांड की जांच जो है वो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर टिकी हुई है, जिसका आज तीसरा दौर भी शुरू होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया आनंद तिवारी।